आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम यूज करके रियल इम्प्रॉपर इंटीग्रल का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है ये हमने डिस्कस किया था। दो डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। तो नेक्स्ट बेसिकली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में दो चीजें बची हुई हैं। एक तो ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखा गया है वो, और उसके बाद हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए था। मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए जो सिंगुलर पॉइंट्स होता है कैसे चेक करते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो पहले ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेसिकली रेसिड्यू से रिलेटेड है। किसी भी सिंगुलर पॉइंट पे रेसिड्यू कैसे कैलकुलेट करना होता है हमने डिस्कस किया था, और इन्फिनिटी पे रेसिड्यू कैसे कैलकुलेट करना होता है ये भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे जो रेसिड्यू कैलकुलेट किया जाता है उसके रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे फंक्शन का जो रेसिड्यू होगा दैट इज इक्वल टू, क्या लिखा गया है, sum of the residues at all singular points of the function which lie in the finite complex plane। तो z इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो रेसिड्यू होगा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ सम ऑफ द रेसिड्यूज एट ऑल सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन विच लाई इन द फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन। मतलब क्या हुआ, सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड। इस फंक्शन के आपने सिंगुलर पॉइंट्स कैलकुलेट किए फाइनाइट रीजन के अंदर। सपोज देयर आर 3 सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन इन द फाइनाइट कॉम्प्लेक्स। 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। तो z1 z2 z3 आर सिंगुलर पॉइंट्स इन द कॉम्प्लेक्स आर्गन इन द फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन इन द फाइनाइट रीजन। ठीक है, ये फाइनाइट रीजन में फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट्स। ओके, नाउ इन पे कुछ रेसिड्यू आएगा। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इक्वल टू इंफिनिटी will be equal to minus of sum of the residues at all singular points। मतलब this will be equal to residue of the function at z1 z2 and z3। जितने भी सिंगुलर पॉइंट्स फाइनाइट रीजन के अंदर है उन पे रेसिड्यू का जो सम है उसको आप इंफिनिटी पे जो रेसिड्यू है उससे रिलेट कर सकते हो, इस रिलेशन से। राइट हैंड साइड में 3 सिंगुलर पॉइंट्स भी हो सकते हैं, 3 से कम भी हो सकता है, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, वो तो फंक्शन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हमने लिया है फंक्शन के 3 सिंगुलर पॉइंट्स है फाइनाइट रीजन में, कितने भी हो ये प्रॉपर्टी ऑलवेज ट्रू होता है। z इक्वल टू इंफिनिटी पे फंक्शन का जो रेसिड्यू होगा विल बी माइनस ऑफ सम ऑफ द रेसिड्यूज एट ऑल सिंगुलर पॉइंट्स जो फाइनाइट रीजन के अंदर हैं। फाइनाइट रीजन के अंदर जितने भी सिंगुलर पॉइंट्स होंगे उन पे रेसिड्यू कैलकुलेट कीजिए। रेसिड्यू का जो सम है और z इक्वल टू इंफिनिटी पे जो रेसिड्यू होगा वो ऑपोजिट साइन का होता है। इन सबका सम करके जो भी, सपोज इनका सबका सम करके 10 आया तो इंफिनिटी पे रेसिड्यू कितना होगा, -10। ये ऑलवेज ट्रू है फॉर एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट इसलिए आप नोटिस करो, सपोज कॉची रेसिड्यू थ्योरम के जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, कॉची रेसिड्यू थ्योरम के एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किए तो वहां पे क्या बताया गया था, जो सिंगुलर पॉइंट कर्व के अंदर होता है वही कंट्रीब्यूट करता है। सपोज ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का इंटीग्रेशन इस कर्व के अलोंग पूछा गया है। ये सी कर्व के अलोंग इस कर्व फंक्शन का लाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेट, फंक्शन कुछ है वो तो क्वेश्चन में गिवन होगा। एंड इसके 3 सिंगुलर पॉइंट्स है, तीनों सिंगुलर पॉइंट्स इस कर्व के अंदर ही है। z1 भी कर्व के अंदर है, z2 भी कर्व के अंदर है, z3 भी कर्व के अंदर है। अब मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू रेसिड्यू थ्योरम अब क्या लिखोगे, 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ द रेसिड्यू।
अकॉर्डिंग टू द रेसिड्यू थ्योरम आप लिख सकते हैं 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ द रेसिड्यू। और रेसिड्यू यहाँ पे कितने पॉइंट्स पे कैलकुलेट करने होंगे? 3 पॉइंट्स पे। अब देखिए अगर ऐसा हुआ, सपोज ये जो पॉइंट्स है इनमें से एक पॉइंट है फर्स्ट ऑर्डर पोल, दूसरा पॉइंट है सेकेंड ऑर्डर पोल, तीसरा पॉइंट है थर्ड ऑर्डर पोल, समझ ऐसा कुछ है। 3 पॉइंट्स पे अलग अलग रेसिड्यू कैलकुलेट करना एक लेंथी प्रोसेस हो सकता है। तीनों पे रेसिड्यू अलग अलग कैलकुलेट करो, फिर उनका सम करो, फिर इसका वैल्यू पता चले। आसान तरीका क्या है नोटिस करो, इसको आप लिख सकते हो 2 पाई आयोटा, और जो सम ऑफ द रेसिड्यू है उसके बदले क्या लिख पाएंगे? माइनस रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इक्वल टू इंफिनिटी। ऊपर जो प्रॉपर्टी लिखा गया वो यही है, फाइनाइट प्लेन में जितने भी सिंगुलर पॉइंट्स हैं, फाइनाइट प्लेन में जितने भी सिंगुलर पॉइंट्स हैं उनके रेसिड्यू का जो सम आएगा, और इन्फिनिटी पे जो रेसिड्यू है वो ऑपोजिट साइन के होंगे। तो सम ऑफ द रेसिड्यू के बदले आप क्या लिख सकते हो? माइनस रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इक्वल टू इंफिनिटी। क्लियर? तो इससे फायदा क्या होगा? आपको 3 पॉइंट्स पे रेसिड्यू कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्फिनिटी पे रेसिड्यू पता करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। इसमें क्या है, एक ही रेसिड्यू कैलकुलेट करना है, और इन्फिनिटी पे रेसिड्यू कैसे कैलकुलेट करना है ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। समझ में आया पॉइंट ये? ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड करता हूं। इसके रिलेटेड एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ये रिलेशन ट्रू है भी कि नहीं। एक्चुअली ये इन्फिनिटी पे रेसिड्यू और ये जो माइनस ऑफ सम ऑफ द रेसिड्यू है ये सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सपोज ये फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए सिंगुलर पॉइंट्स क्या है? 0 and 2, बिल्कुल सही। इसके दो सिंगुलर पॉइंट्स हैं, z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 2। तो आप इन दोनों पे रेसिड्यू कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। दोनों सिंपल पोल ही है। तो रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इक्वल टू 0 and residue of the function at z equal to 2। जीरो पे कितना? -1/2। -1/2, ठीक है। और 2 पे कितना रेसिड्यू है? 7/2। हाँ, 7/2। 7/2, ठीक है। तो 0 पे रेसिड्यू है 1/2 और z इक्वल 2 पे रेसिड्यू है 7/2। नाउ इन्फिनिटी पे रेसिड्यू कैलकुलेट कीजिए। इन्फिनिटी रेसिड्यू कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो बताया गया था। हम चेक करना चाहते हैं जो प्रॉपर्टी बताया गया वो सही है कि गलत है, ये वेरीफाई करना चाहते हैं बेसिकली। तो क्या कैलकुलेट करते हैं z इक्वल टू इन्फिनिटी पे रेसिड्यू कैलकुलेट करने के लिए? हम फंक्शन डिफाइन करते हैं g ऑफ t। g ऑफ t होता है -1/t² इंटू f ऑफ 1/t, और इस फंक्शन का रेसिड्यू t इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले ये फंक्शन लिख लेते हैं क्या आता है। तो -1/t² z के बदले 1/t ठीक है। तो देखिए क्या आ रहा है, ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। ऊपर आएगा 1/t, नीचे आएगा 1/t²। तो प्लीज चेक इट। ऊपर आएगा 3 + t माइनस तो बाहर रहेगा, और नीचे आएगा 1/t, तो 1 हो गया बेसिकली
टी स्क्वायर टी इंटू 1 माइनस 2t। सिंप्लीफाई करके देखिए, g ऑफ टी आ रहा है। टेक एलसीएम इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो g ऑफ t है इसका रेसिड्यू कैलकुलेट करते हैं t इक्वल टू 0 पे। तो रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इक्वल टू इंफिनिटी विल बी रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन g एट t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 जो है इसके लिए सिंपल पोल है। अब देख सकते हैं ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए t इक्वल टू 0 एक सिंपल पोल है। तो सिंपल पोल पे रेसिड्यू बिल्कुल सही, माइनस। हाँ सर, -3। तो t इक्वल टू 0 पे रेसिड्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। 1 सेकंड। तो आप चेक करके देखिए, जो रिलेशन बताया गया था वो ट्रू है। रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इक्वल टू इंफिनिटी कितना आया, -3। इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ सम ऑफ द रेसिड्यूज। कितने सिंगुलर पॉइंट फाइनाइट रीजन में है, 2 फाइनाइट रीजन में है। तो रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इक्वल टू 0 ये कैलकुलेट कर लिया था, प्लस रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इक्वल टू 2। ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है जो अभी पिछले स्लाइड में बताया गया था। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए आप चेक कर सकते हैं, ये रिलेशन ऑलवेज ट्रू है। अगर आप सम ऑफ रेसिड्यू कैलकुलेट करेंगे तो 3 आएगा, और इन्फिनिटी पे रेसिड्यू कितना होगा, जस्ट ऑपोजिट साइन -3। इन दोनों को ऐड कीजिए, सम ऑफ द रेसिड्यू कितना आ रहा है 3, इन्फिनिटी पे कितना रेसिड्यू होगा उसका ऑपोजिट -3। क्लियर एवरीवन? एग्जांपल? यस सर। ठीक है, तो ऐसा कोई भी जितने भी फंक्शन हमने डीपीपी शीट, टेक्स्ट बुक, किसी के लिए आप चेक करके देख सकते हैं, ये रिलेशन ऑलवेज ट्रू है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। सर ये केस में तो, केस के लिए तो ऊपर वाला इजी लग गया, रेसिड्यू निकाल के। जो आपकी मर्जी हो, जैसे इसमें 2 पॉइंट है ना, अगर 4 पॉइंट 5 पॉइंट होते तो हाँ, तो फिर नीचे वाला ठीक था। ठीक है, तो मैं वेरीफाई कर रहे थे इसलिए मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया। ठीक है, अगर नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट जितने ज्यादा होंगे ना, उसमें ये प्रॉपर्टी यूज करना ज्यादा सही है। सपोज यहाँ पे 2 सिंगुलर पॉइंट्स हैं, अगर 5 सिंगुलर पॉइंट्स होते, 5 पे रेसिड्यू कैलकुलेट करने से बेटर है आप 1 पे कैलकुलेट कर लो और साइन चेंज कर दो। हाँ। तो नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मल्टी वैल्यूड फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट्स कैसे पता करते हैं, एंड मल्टी वैल्यूड फंक्शन के जो सिंगुलर पॉइंट्स है ना, उन्हीं को ब्रांच पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ब्रांच पॉइंट सिंगुलरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रांच पॉइंट सिंगुलरिटी का मतलब मल्टी वैल्यूड फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट। पहले डिस्कस करते हैं जो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है उसका मतलब क्या है। आई थिंक एवरीवन नोस मल्टी वैल्यूड का मतलब है जेड के एक वैल्यू के लिए फंक्शन के एक से ज्यादा वैल्यूज आएंगे। क्या लिखा गया है, इफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड हैज मोर देन वन वैल्यू कॉरिस्पॉन्डिंग टू ए सिंगल वैल्यू ऑफ जेड। जो एफ ऑफ जेड है, एफ ऑफ जेड के एक से ज्यादा वैल्यूज है कॉरिस्पॉन्डिंग टू ए सिंगल वैल्यू ऑफ जेड, then f of z is said to be a multi-valued function। z के एक वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन के एक से ज्यादा वैल्यूज हैं। z के एक वैल्यूज के कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन के एक से ज्यादा वैल्यूज है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं मल्टी वैल्यूड। z के एक वैल्यू के लिए फंक्शन के एक से ज्यादा वैल्यूज होंगे, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। 2 होंगे तो डबल वैल्यूड, ठीक है, ऐसे ही 3 वैल्यू 4 वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो एक से ज्यादा वैल्यूज होंगे तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। नाउ
नेक्स्ट पॉइंट, द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द फंक्शन कॉरिस्पॉन्डिंग टू ए सिंगल वैल्यू ऑफ z इज नोन एज ब्रांचेस ऑफ द फंक्शन। ब्रांचेस का मतलब क्या होता है, z के एक वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन के जो डिफरेंट वैल्यूज हैं, z के एक वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन के जो डिफरेंट वैल्यूज हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रांचेस ऑफ द फंक्शन। ठीक है, सपोज एक वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन के तीन वैल्यूज हैं, तीन डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो फंक्शन के कितने ब्रांचेस होंगे, तीन ब्रांचेस होंगे। तो एक z के कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन के जितने वैल्यूज हैं, डिफरेंट वैल्यूज, उनको हम बोलते हैं ब्रांचेस ऑफ द फंक्शन। जितने डिफरेंट वैल्यूज होंगे उतने ही ब्रांचेस होंगे। नाउ ये जो ब्रांचेस हैं, इनमें से एक ब्रांच को बोला जाता है प्रिंसिपल ब्रांच और बाकियों को बोलते हैं सेकेंडरी ब्रांचेस। इनमें से एक को बोला जाता है प्रिंसिपल ब्रांच और बाकियों को बोलते हैं सेकेंडरी ब्रांचेस। इस तरीके से डिसाइड करते हैं। देखिए, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f of z corresponding to n equal to 0 is known as principal branch। n equal to 0 के कॉरिस्पॉन्डिंग, जो n equal to 0 है, n equal to 0 के कॉरिस्पॉन्डिंग फंक्शन का जो वैल्यू है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। n इक्वल टू 0 का भी बता रहे हैं, तो एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। तो n इक्वल टू 0 के कॉरिस्पॉन्डिंग जो फंक्शन का वैल्यू आएगा उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। एंड प्रिंसिपल वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट ऑफ z का जो रेंज है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट और प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। मतलब प्रिंसिपल वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग जो आर्गुमेंट ऑफ z का रेंज आएगा उस रेंज को बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट और प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। तो n इक्वल टू 0 के कॉरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन और प्रिंसिपल वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट ऑफ z का जो रेंज होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट और प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ द आर्गुमेंट। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं तो ये क्लियर होगा। यहां पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो हम मल्टीवैल्यूड फंक्शन के बारे में बात करेंगे ना, हम दो टाइप के मल्टीवैल्यूड फंक्शन के, दो नहीं बेसिकली तीन टाइप के हम देखेंगे कुछ देर बाद। हम दो टाइप मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइप के ही मल्टीवैल्यूड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो एल्जेब्रिक मल्टीवैल्यूड फंक्शन और दूसरा लॉगरिथमिक मल्टीवैल्यूड फंक्शन। तो यहाँ पे हम दो टाइप के मल्टीवैल्यूड फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एल्जेब्रिक मल्टीवैल्यूड फंक्शन और दूसरा लॉगरिथमिक मल्टीवैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। देखिए, टाइप 1। तो टाइप 1 जो है ये क्या है, ये एक एल्जेब्रिक मल्टीवैल्यूड फंक्शन है। तो टाइप 1 functions with non-integer powers of z। बेसिकली एल्जेब्राइक मल्टीवैल्यूड फंक्शन है। टाइप 1 जो है वो है एल्जेब्राइक मल्टीवैल्यूड फंक्शन। जस्ट वन सेकंड, एल्जेब्राइक मल्टीवैल्यूड फंक्शन। मल्टीवैल्यूड कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब यहां पर इसके एग्जांपल देखिए क्या लिखे गए हैं। z क्या होता है, यहाँ पे हम पोलर कोऑर्डिनेट का यूज कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं z होता है r e टू द पावर आयोटा थीटा, जो पता है। अब यहाँ पे थीटा के बदले क्या लिखा गया, r आयोटा थीटा प्लस 2n पाई। ये क्यों लिख सकते हैं हम, अब मुझे बताइए, ऑयलर्स फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये 2n पाई ऐड करने की वजह से क्या वैल्यू में कोई चेंज आएगा? नो सर, नो सर। बिकॉज e टू द पावर आयोटा 2n पाई कितना होता है, 1 होता है। तो ये फैक्टर अगर आप एक्स्ट्रा लिख भी देते हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ क्या था, e टू द पावर आयोटा थीटा, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आया, e टू द पावर आयोटा 2n पाई। ये फैक्टर अगर आप एक्स्ट्रा लिखते भी है, वैल्यू में भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज e टू द पावर आयोटा 2n पाई क्या होता है, 1 होता है।
जो e टू द पावर आयोटा 2n पाई है वो 1 होता है। क्लियर है? तो z टू द पावर p, z जैसे r e टू द पावर आयोटा थीटा है, z टू द पावर p की अगर हम बात करें, अब मुझे बताइए z टू द पावर p जो है उसको आप ये लिख सकते हो, z के बदले ये रिप्लेस कर दिया, r e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 2n पाई p। अब इसको थोड़ा अलग करके लिखा गया, r टू द पावर p e टू द पावर आयोटा p थीटा इनटू दिस। तो z अगर ये है, z टू द पावर p आप ये लिख सकते हैं। अब यहां पर जो p है ना, यहाँ पे हम इंटीजर पावर की बात कर रहे हैं या नॉन इंटीजर पावर की बात कर रहे हैं? नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर पावर। p अगर नॉन इंटीजर पावर है तो हम देखेंगे फंक्शन के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं p अगर इंटीजर होता है तो क्या होगा। हमारे लिए यहाँ पे नॉन इंटीजर पावर वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। पहले p अगर इंटीजर होगा तो क्या होगा। केस 1, if p is an integer, p जब इंटीजर होगा ना तब z टू द पावर p जो है वो एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा। if p is integer then z to the power p will be a single valued function। कैसे सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्यों बोल रहे हैं? देखिए, p अगर इंटीजर है तो जो z टू द पावर p है वह है r टू द पावर p e टू द पावर आयोटा p थीटा इनटू e टू द पावर आयोटा, इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, 2np इंटू पाई। अब मुझे बताइए p अगर इंटीजर है तो इस पार्ट का वैल्यू सिंगल वैल्यूड है या मल्टी वैल्यूड है? p का एक सिंगल वैल्यू मतलब इंटीजर है, 2 3 4 5 कुछ है, सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू। r सपोज p का वैल्यू 2 है तो एक ही तो वैल्यू आएगा इस पार्ट का। हाँ। तो ये पार्ट जो है ये सिंगल वैल्यूड है, p जहां पे इंटीजर है। ठीक है, अब मुझे बताइए ये जो पार्ट है एक्सपोनेंशियल आयोटा वाला जो पार्ट है, इसमें ये क्वांटिटी 2np ये इवन इंटीजर मतलब ये इंटीजर है या फ्रैक्शन है? पहले ये बताइए, इज इट इंटीजर और फ्रैक्शन? इंटीजर। इंटीजर, बिकॉज n इंटीजर है और p भी इंटीजर है, तो दो इंटीजर का प्रोडक्ट भी क्या होता है? इंटीजर ही होता है। और ये इवन इंटीजर है या ऑड इंटीजर है? इवन। इवन 2 मल्टीप्लिकेशन में है ना। हाँ। तो n और p का आप कोई भी इंटीजर वैल्यू ले लो, ये इवन इंटीजर ही आएगा। ये इवन इंटीजर ही आएगा। तो बताइए e टू द पावर आयोटा इवन इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, तो सेकेंड पार्ट का वैल्यू क्या होगा? जो सेकेंड पार्ट है 1 राइट, 1। जस्ट 1 सेकेंड। ये जो पार्ट है इसका वैल्यू 1 आएगा, तो इसका एक ही वैल्यू पॉसिबल है या मल्टीपल वैल्यूज पॉसिबल है? एक ही वैल्यू पॉसिबल है। इसका वैल्यू कितना होगा? 1। तो जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा या मल्टी वैल्यूड फंक्शन होगा? सिंगल वैल्यूड। फर्स्ट पार्ट भी सिंगल वैल्यूड है और सेकेंड पार्ट भी तो सिंगल वैल्यूड ही है ना, 1 ही तो पॉसिबल है, फिक्स्ड है उसका वैल्यू। तो ये जो प्रोडक्ट है ये भी क्या होगा? सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो p जब इंटीजर है, when p is integer then z to the power p will be a single valued function। ठीक है, p जब इंटीजर है तो z to the power p क्या होगा? सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा।
ना पी अगर नॉन इंटीजर है तब क्या होगा, तब ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन होगा। कैसे, अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो बताएगा, क्लियर एवरीवन? जी सर। जैसे इसका अगर हम पर्टिकुलर एग्जांपल देखें, जेड स्क्वायर जेड क्यूब, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। जेड स्क्वायर जेड क्यूब सिंगल वैल्यूड है या मल्टी वैल्यूड है? जेड स्क्वायर सिंगल है। जेड क्यूब सिंगल है। जेड के एक वैल्यू के लिए एक ही तो वैल्यू आएगा, ये सारे सिंगल वैल्यूड है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। राजी ये केस 2 है। अगर p नॉन इंटीजर हुआ तो क्या होगा? ठीक है, नॉन इंटीजर है तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मल्टी वैल्यूड। देखिए क्या लिखा गया, सपोज p स्मॉल p एक नॉन इंटीजर है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कैपिटल P अपॉन कैपिटल Q। तो ये फ्रैक्शन ही आ जाएगा। P और Q क्या है, P एंड कैपिटल P कैपिटल Q और इंटीजर्स, तो ये जो रेशियो है बस ऑब्वियसली एक फ्रैक्शन होगा। तो इस केस में क्या होगा, ये मल्टी वैल्यूड बन जाएगा। कैसे मल्टी वैल्यूड? इसलिए बन जाएगा जब आप z टू द पावर p कैलकुलेट करोगे, z टू द पावर p के एक्सप्रेशन में था r टू द पावर p e टू द पावर आयोटा p थीटा इंटू e टू द पावर आयोटा 2np इंटू पाई। ठीक है, इसमें से जो पहला पार्ट है, ये जो पार्ट है e टू द जो r e टू द पावर आयोटा p है, इसका वैल्यू तो फिक्स्ड है, कुछ रियल वैल्यू कुछ आएगा। हाथ मुंह धो खा ले बेटा, आज तक चपाती इन लोगों ने खुद में बनाई है। प्लीज माइक ऑफ कीजिए। तो ये p के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जो फर्स्ट पार्ट है ये तो सिंगल वैल्यूड ही होगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। दिक्कत आएगी सेकंड पार्ट में। आप नोटिस करो यहां पे क्या ये 2np इंटीजर होना जरूरी है? नो सर। बिकॉज p No, तो sir. नॉन इंटीजर है ना, तो हाँ। ये इन जनरल क्या होगा, एक नॉन इंटीजर। पिछले वाले केस में p इंटीजर था तो ये भी इंटीजर था, इवन इंटीजर, बट यहाँ पे p फ्रैक्शन है, तो ये प्रोडक्ट इंटीजर होना जरूरी थोड़ी ना है। अब आप मुझे बताइए, अगर ये नॉन इंटीजर है तो इसका वैल्यू फिक्स्ड होगा या ये n पे डिपेंड करेगा? नहीं होगा सर, फिक्स तो नहीं होगा, नहीं इसका होगा वैल्यू सर। किस पे डिपेंड करेगा, n पे डिपेंड करेगा। N. तो इसके डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है, सो डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट n। और इसी की वजह से मल्टी वैल्यूड फंक्शन आ जाएगा, ये डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट n। केस 1 में क्या था, केस 1 में n का वैल्यू कुछ भी हो, इस एक्सपोनेंशियल पार्ट का वैल्यू फिक्स था जो सेकंड टर्म है। लेकिन इस केस में सेकंड टर्म का वैल्यू फिक्स नहीं है, n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट n वैल्यूज है, डिफरेंट n के लिए डिफरेंट वैल्यूज है। तो इसके अगर डिफरेंट वैल्यूज है तो z टू द पावर p के भी क्या होंगे, डिफरेंट वैल्यूज होंगे, तब ये क्या बनेगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन बन जाएगा। n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए फंक्शन के डिफरेंट वैल्यूज आएंगे तो ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन बन जाएगा। रिपीट कर देता हूं, केस 1 में क्या था, केस 1 में इसका वैल्यू फिक्स था, केस 1 में इस पार्ट का वैल्यू फिक्स था, ये n पे डिपेंड नहीं कर रहा था, एक फिक्स्ड वैल्यू है 1। बट इस केस में इस पार्ट का वैल्यू क्या होगा, वो n पे डिपेंड करेगा, डिफरेंट n के लिए डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, तो ये क्या फंक्शन होगा, ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन होगा। इट विल बी ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, कितने वैल्यूज होंगे कैसे डिसाइड करते हैं, देखिए ऊपर लिखा गया है e टू द पावर आयोटा 2n पाई p will have q number of different values। कैपिटल Q क्या है, जो डिनोमिनेटर में था, ये डिफरेंट वैल्यूज है ना, इसके q डिफरेंट वैल्यूज होंगे, कैपिटल Q।
जो डिनोमिनेटर है वो डिसाइड करेगा कितने डिफरेंट वैल्यूज हैं। अभी हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं तो और क्लियर हो जाएगा। क्यू डिफरेंट वैल्यूज। आकांक्षा अग्रवाल म्यूट कर लो। ठीक है, तो P अगर इंटीजर है तो सिंगल वैल्यूड, P अगर फ्रैक्शन है तो ये मल्टी वैल्यूड है। मल्टी वैल्यूड क्यों है? इस पार्ट की वजह से इसके डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो फंक्शन के भी डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल होंगे। कितने डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल होंगे? कैपिटल Q, जो डिनोमिनेटर है ना, ये डिसाइड करेगा कितने वैल्यूज पॉसिबल होंगे। जैसे टोटल वैल्यूज क्या है, देखिए मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। क्यू वैल्यूज क्या क्या होंगे, जैसे यहां पे क्या बोला गया, n के डिफरेंट वैल्यूज के लिए इस पार्ट के डिफरेंट वैल्यूज आएंगे। तो बेसिकली n के डिफरेंट वैल्यूज क्या होंगे? 2 पाई एन पी, स्मॉल p के बदले क्या लिखा गया? p बाई क्यू। अब यहां पे नोटिस करो, ये जो एन पी है, एन पी के पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? टोटल कितने डिफरेंट वैल्यूज आएंगे? Q, कैपिटल Q। तो एन पी के पॉसिबल वैल्यूज होंगे, स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और कहां तक जाएगा? Q माइनस 1 तक। ये पार्ट सेम है, जैसे अगर आपको ध्यान है, ये 4 रूट्स हैं, तो हम 0 से स्टार्ट करते थे, n का वैल्यू 0 1 2 3। तो यहाँ पे कितने वैल्यूज पॉसिबल है? Q वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो NP के पॉसिबल वैल्यूज ये हो सकते हैं। स्टार्ट होगा कहां से? स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2 3, Q वैल्यूज है तो Q माइनस 1 तक जाएगा। तो देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, NP, ये जो NP है ना, लुक एट द पॉइंटर, NP के बदले वैल्यूज चेंज किए गए। देखिए 0 1 2 3 अप टू Q माइनस 1। डिनोमिनेटर सेम है, Q, कैपिटल Q। NP के पॉसिबल वैल्यूज क्या है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और इसी से आपको क्या पता चलेगा? फंक्शन के डिफरेंट वैल्यूज पता चलेंगे। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। ये मे बी ये फॉर्मेट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, जो मतलब ये कैसे लिखा गया। तो पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज फंक्शन है z टू द पावर 1/3। यहां पे p बाई क्यू कितना है? 1/3। p बाई क्यू, सॉरी, कैपिटल P बाई कैपिटल Q, सेम नोटेशन यूज करते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। कैपिटल P बाई कैपिटल Q इज 1/3। तो जो बताया गया, एनीवन, इसके कितने डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल हैं? अपनी बोली कभी कभी 3 3 सर। Q डिफरेंट वैल्यूज होते हैं ना, Q यहाँ पे 3 है, तो इस फंक्शन के 3 डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है। थ्री डिफरेंट वैल्यूज। ना आप यहाँ पे नोटिस करो, z इक्वल टू क्या है? 1/3। यहाँ पे बेसिकली आप क्यूब रूट कैलकुलेट कर रहे हो। z टू दी पावर 1/3 का मतलब क्या होता है? z का क्यूब रूट कैलकुलेट करना। जब हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैलकुलेट करते हैं, कितने आंसर्स आएंगे? 3 तो आएंगे। 3 ही तो आएंगे। तो क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे तो 3 ही आंसर्स आते हैं। तो जैसे यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, ये 3 वैल्यूज आएंगी, वही इसके 3 रूट्स होंगे। और क्यूब रूट कैलकुलेट करते हैं तो 3 ही वैल्यूज आते हैं। तो क्यू देख के आप आइडिया लगा सकते हो इस फंक्शन के कितने डिफरेंट वैल्यूज आना पॉसिबल है। ओके, अब वो 3 वैल्यूज क्या होंगे नोटिस कीजिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे। एफ जेड इज इक्वल टू, जेड के बदले हम क्या रिप्लेस कर रहे थे? आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा प्लस 2n पाई। जेड के बदले हम ये रिप्लेस कर रहे थे, और स्मॉल p का वैल्यू है 1/3। स्मॉल p का वैल्यू है 1/3। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, अगर आप कैलकुलेट करो, नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं। नोट डाउन कर लिया ये? यस सर। यस सर।
यस सर। तो देखिए एफ ऑफ जेड क्या आ रहा है, पावर में 1/3 था, तो ये आ जाएगा r टू द पावर 1/3। इसका तो एक ही वैल्यू आएगा जब आप कैलकुलेट करोगे, बस ये मॉडुलस वाला पार्ट है। सर जरा प्रीवियस स्लाइड दिखाएगा प्लीज। Just 1 second. Into e to the power iota 2n pi by 3। जस्ट हमने यहाँ पे z का वैल्यू जो है वो रिप्लेस किया है, z जो होता है एक्सप्रेशन रिप्लेस किया, फिर पावर में 1/3 है तो r टू द पावर 1/3 और इसके पावर में भी 1/3 आ जाएगा। हमने क्या लिखा, देखिए r टू द पावर 1/3 e टू द पावर आयोटा थीटा बाई 3 और बाहर ही आ जाएगा पाई वाला पार्ट। ना आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कितने डिफरेंट वैल्यूज आने चाहिए थे, 3 डिफरेंट वैल्यूज आने चाहिए थे। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या लेंगे, n के पॉसिबल वैल्यूज 0 0 1 2 स्टार्ट करेंगे 0 से, 3 वैल्यूज आने चाहिए तो n का वैल्यू 0 1 एंड 2, और 4 वैल्यूज आते हैं 0 1 2 3। तो यहाँ पे आप नोटिस करो अगर आप 1 by 1 रिप्लेस करते हैं, पहले n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 के कॉरिस्पॉन्डिंग f ऑफ z कितना है, r to the power 1/3 e to the power I theta by 3। बिल्कुल r टू द पावर 1/3 e टू द पावर आयोटा थीटा बाई 3। ठीक है, n इक्वल टू 0 पे ये पार्ट तो 1 बन जाएगा। ऐसे ही n इक्वल टू 1 अगर आप रिप्लेस करें, n इक्वल टू 1, इस पे फंक्शन जो है ये आ रहा है r टू द पावर 1/3, ये पार्ट तो सेम ही है, r टू द पावर 1/3 e टू द पावर आयोटा थीटा बाई 3। n इक्वल टू 1 की वजह से देखिए क्या आएगा, e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3। अब मुझे बताइए इसका वैल्यू क्या 1 होता है या कुछ डिफरेंट फ्रॉम 1 होता है, समथिंग 1 होता है नहीं होता, e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 cos 2 pi by 3 up to sin 2 by 3। मतलब 1 तो नहीं होगा ना, नहीं 1 नहीं होगा। 1 नहीं होगा। तो बताइए ये जो वैल्यू है n इक्वल टू 0 के लिए जो फंक्शन का वैल्यू आया और n इक्वल टू 1 के लिए जो फंक्शन का वैल्यू आया, ये सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। जो बोला गया था z के एक वैल्यू के लिए फंक्शन के डिफरेंट वैल्यूज आएंगे तभी हम उसको मल्टी वैल्यूड फंक्शन बोल रहे थे। देखिए अलग अलग वैल्यूज हैं, अगर आप n के बदले 2 रिप्लेस करो तो और एक थर्ड डिफरेंट वैल्यू आएगा, n इक्वल 2 रिप्लेस करो, एफ जेड इक्वल टू r टू द पावर 1/3 e टू द पावर आयोटा थीटा बाई 3 into e to the power iota 4 pi by 3। अब देखिए n इक्वल टू 0 1 2 के लिए फंक्शन का जो वैल्यू आया है तीनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, इसीलिए हम इस फंक्शन को क्या बोल रहे हैं, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ये 3 डिफरेंट वैल्यूज आए हैं, n इक्वल टू 0 के लिए एक वैल्यू, n इक्वल टू 1 के लिए डिफरेंट वैल्यू, n इक्वल टू 2 के लिए भी एक डिफरेंट वैल्यू। सो देयर आर 3 different values of the function। ठीक है, आपको लग सकता है ये इसके बाद वाले जो n के वैल्यूज है वो क्यों नहीं लिया गया। अब चेक करके देखिए n इक्वल टू 0 के लिए जो वैल्यू आएगा n इक्वल टू 3 के लिए सेम वैल्यू आएगा। ये जो 0 1 2 के लिए जो वैल्यू आया है ना, इसके बाद अगर आप 3 4 5 लेते हैं, 0 1 2 के लिए फंक्शन का जो वैल्यू आया है 3 4 5 के लिए सेम वैल्यू आएगा। तो इसके बाद सेम वैल्यूज ही रिपीट करेंगे। आप n इक्वल टू 3 4 5 के लिए कैलकुलेट करके देख सकते हैं। n इक्वल टू 0 1 2 के लिए जो वैल्यूज आए हैं 3 4 5 के लिए सेम वैल्यूज आएंगे। तो इसके बाद यही 3 वैल्यूज बार बार रिपीट करेंगे। तो z के एक वैल्यू के लिए फंक्शन के कितने वैल्यूज है, 3 वैल्यूज है, तो ये एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। और जैसे बताया गया था
n इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन का जो वैल्यू होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ द फंक्शन और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो n इक्वल टू 0 के लिए क्या वैल्यू आया है, r टू द पावर 1/3 e टू द पावर आयोटा θ/3। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ द फंक्शन। n इक्वल टू 0 के लिए ये जो फंक्शन का वैल्यू आया है इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ द फंक्शन और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और जो बाकी ब्रांचेस हैं उनको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रांचेस। तो इस फंक्शन के कितने सेकेंडरी ब्रांचेस हैं, 2। तो n इक्वल टू 0 के लिए जो आएगा वो प्रिंसिपल ब्रांच और बाकी जो आएंगे वो सेकेंडरी ब्रांचेस। तो इसके एक प्रिंसिपल ब्रांच है और बाकी 2 सेकेंडरी ब्रांचेस हैं। n इक्वल टू 0 के लिए जो आता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में बोला गया था। n इक्वल टू 0 के लिए जो आर्गुमेंट ऑफ z है, fz का आर्गुमेंट नहीं, z का जो आर्गुमेंट है, z के आर्गुमेंट का जनरल फॉर्म क्या था, z का आर्गुमेंट, z का आर्गुमेंट कौन सा है, ये है ना, हाँ सर। e टू द पावर आयोटा, आयोटा के साथ जो है दिस इज आर्गुमेंट ऑफ z। तो n इक्वल टू 0 के लिए जो आर्गुमेंट ऑफ z आएगा उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ द आर्गुमेंट। देखिए आर्गुमेंट ऑफ z क्या था, थीटा प्लस 2n पाई। अगर हम n इक्वल टू 0 की बात करते हैं तो ये बन जाएगा बेसिकली थीटा। और बताइए थीटा कहां से कहां तक वेरी करता है, थीटा कहां से कहां तक वेरी करता है, -π/2π। नॉर्मली अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें, थीटा ये तो पोलर कोऑर्डिनेट का थीटा है ना, नॉर्मल जब हम पढ़ते हैं 0 to 2π, 0 to 0 to 2π सर। ठीक है। तो यहां पर प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ द आर्गुमेंट -π to π हो या 0 to 2π हो, अल्टीमेटली पॉइंट सेम ही होते हैं। यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट के रिगार्डिंग कैलकुलेशन है इसलिए 0 to 2π लिया गया। तो प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ आर्गुमेंट अगर ये पूछा जाए तो प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ आर्गुमेंट का मतलब क्या है, थीटा, और थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 to 2π। तो n इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन का जो वैल्यू आएगा उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और n इक्वल टू 0 के कॉरिस्पॉन्डिंग आर्गुमेंट कितना आता है, थीटा, ये 2nπ वाला पार्ट तो 0 बन जाएगा। और थीटा का रेंज क्या है, 0 to 2π, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ आर्गुमेंट। तो n इक्वल टू 0 का कॉरिस्पॉन्डिंग जो भी आता है उसको प्रिंसिपल ब्रांच से रिलेट किया जाता है। और बाकी जो ब्रांचेस है वो क्या है, सेकेंडरी ब्रांचेस है। ध्यान रखिएगा एक फंक्शन का एक ही प्रिंसिपल ब्रांच हो सकता है, सेकेंडरी ब्रांचेस कितने भी हो सकते हैं, बट एक फंक्शन का एक ही प्रिंसिपल ब्रांच हो सकता है। एग्जांपल क्लियर एवरीवन? जी सर। यस सर। नाउ just 1 second, अगर यहाँ पे ये 1/3 ना हो के सपोज कुछ दूसरा कुछ होता 5/3, अनदर एग्जांपल, function is z to the power 5/3.
तो इसमें यहाँ पे भी फ्रैक्शन ही है, इंटीजर तो नहीं है पावर में, तो ये भी तो मल्टी वैल्यूड होगा, बट इसमें कितने वैल्यूज आएंगे? जो कैपिटल क्यू है वो डिसाइड करता है। तो यहाँ पे जो P बाई क्यू है, ये रेशियो कितना है? 5/3। 5/3। तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू 3 है, तो इस फंक्शन के भी कितने वैल्यूज होंगे? 3 वैल्यूज। 3 डिफरेंट वैल्यूज। जो क्यू का कैपिटल क्यू है उसका वैल्यू डिसाइड करेगा कितने डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल होंगे। इस केस में 3 डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल हैं। सर न्यूमरेटर में चाहे कुछ भी हो, कोई भी इंटीजर। अच्छा, इसको समझने का और एक तरीका भी है, जैसे यहाँ पे तो मैंने क्यू देख के बता दिया, सुनीलता म्यूट कर लो। जो क्यू 3 है तो 3 डिफरेंट वैल्यूज होंगे। इसको समझने का और एक तरीका भी है। अब देखिए ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो, z⁵ होल टू द पावर 1/3। हाँ सर। तो यहाँ पे बताइए z⁵ की अगर हम बात करें, z⁵ सिंगल वैल्यूड है या मल्टी वैल्यूड है? सिंगल है। सिंगल वैल्यूड। तो z⁵ सिंगल वैल्यूड है, उसके पावर में 1/3 है। 1/3 का मतलब क्या है? हम z⁵ का क्यूब रूट कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ सर। पावर में 1/3 का मतलब हम z⁵ का क्यूब रूट कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे तो कितने वैल्यूज आएंगे? 3 ही तो है। ठीक है, तो एक तो है डायरेक्ट क्यू देख के बता दो, क्यू 3 है तो 3 डिफरेंट वैल्यूज। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो इस फंक्शन को आप ऐसे लिख पाएंगे, और यहाँ पे बेसिकली आप z⁵ का क्यूब रूट कैलकुलेट कर रहे हो, और क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे तो 3 वैल्यूज ही आएंगी। समझ में एवरीवन? ठीक है, तो इसमें भी सिमिलर टाइप का कैलकुलेशन होता है। अगर आप 3 डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहें तो f ऑफ z, और z को r और थीटा में चेंज कर लीजिए। z⁵ देखिए आएगा r⁵ e⁻i 5 थीटा इंटू ये z⁻, जस्ट 1 सेकेंड, ये होगा 5 थीटा प्लस 10 n पाई। z का जो एक्सप्रेशन है वो रिप्लेस कर रहे हैं, बाहर क्या है? 1/3। z क्या था? z इज इक्वल टू r e⁻i थीटा प्लस 2n पाई। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा r⁵ 5/3। पहले सिंगल वैल्यूड वाले पार्ट को लिखते हैं, r⁵ 5/3 e⁻i 5 θ/3। इसका तो एक सिंगल वैल्यू ही होगा, ये n पे डिपेंड नहीं करता। सेकंड पार्ट जो होगा e⁻i 10 n⁻⁵/3। जो फंक्शन के 3 डिफरेंट वैल्यूज आएंगे ना, वो 3 डिफरेंट वैल्यूज इसकी वजह से आएंगे। जो 3 डिफरेंट वैल्यूज है वो इसकी वजह से आएंगे। तो दिस वैल्यू ऑफ दिस पार्ट डिपेंड्स ऑन n। तो वैल्यू डिपेंड ऑन n। ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू क्या लेंगे? एनीवन? 0 1 2 0 1 2 3 3 वैल्यूज है ना, 0 1 2 3 नहीं, 3 ही होगा ना, तो 0 1 2 1 2 0 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप n इक्वल टू 0 1 2 रिप्लेस करो, आपको फंक्शन के 3 डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएंगे। और n इक्वल टू 0 के कॉरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगा उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो n इक्वल टू 0 अगर आप रिप्लेस करें तो देखिए फंक्शन का वैल्यू आएगा r⁵ 5/3 e⁻i 5 θ/3। ये तो फिक्स्ड है, इससे n पे डिपेंड नहीं करता। और n इक्वल टू 0 होगा तो सेकेंड टर्म 1 बन जाएगा।
दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ द गिवन फंक्शन। 1 और 2 रिप्लेस करके आप सेकेंडरी ब्रांचेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है जो फंक्शन देख के आइडेंटिफाई करना जिसके कितने ब्रांचेस होंगे, मतलब कितने डिफरेंट वैल्यूज होंगे। प्रिंसिपल ब्रांच तो एक ही होता है और प्रिंसिपल ब्रांच n इक्वल टू 0 के कॉरिस्पॉन्डिंग होता है, बट कितने टोटल ब्रांचेस होंगे, मतलब कितने टोटल डिफरेंट वैल्यूज होंगे, वो आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट है इसमें? प्लीज आस्क। नो सर। नहीं सर। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ये तो हमने टाइप 1 मल्टीवैल्यूड फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। टाइप 1 का मतलब क्या बताया गया था? एल्जेब्राइक मल्टीवैल्यूड फंक्शन, एल्जेब्राइक मल्टीवैल्यूड फंक्शन। नेक्स्ट टाइप 2। टाइप 2 मल्टीवैल्यूड फंक्शन है फंक्शन विथ लॉगरिदमिक टर्म्स। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिसमें अगर लॉगरिदमिक टर्म होता है ना तब भी वो मल्टीवैल्यूड फंक्शन होता है। इन सिंपल आप इसको बोल सकते हैं ये एक नॉन एल्जेब्राइक मल्टीवैल्यूड फंक्शन है। लॉग फंक्शन जो है वो नॉन एल्जेब्राइक होता है, तो इट इज ए नॉन एल्जेब्राइक मल्टीवैल्यूड फंक्शन। ये एक नॉन एल्जेब्राइक मल्टीवैल्यूड फंक्शन है। टाइप 1 जो डिस्कस किया था वो एल्जेब्राइक मल्टीवैल्यूड फंक्शन था, ये लॉग के फॉर्म में है तो नॉन एल्जेब्राइक। अब ये मल्टीवैल्यूड है कैसे? लॉग तो समझ में आया, बट मल्टीवैल्यूड है कैसे? जैसे फंक्शन है log z, z इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो log z है तो log z के बदले देखिए z के बदले ये लिखा गया r e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 2n पाई। नाउ log ab, ये जो फॉर्मेट है क्या है? log ab को क्या लिख सकते हैं? log a प्लस log b। यहाँ पे जस्ट क्या किया गया था? z के बदले ये r थीटा वाला फॉर्म रिप्लेस कर दिया गया। नाउ ये फॉर्मेट क्या है? log ab, तो log ab को आप क्या लिख सकते हो? log a प्लस log b, log a प्लस log b। ना फिर से log का प्रॉपर्टी यूज करोगे, यहां पर दिया जाएगा log r प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई। तो ये कैलकुलेशन क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। तो जो log z है, log z को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप यहां पे नोटिस करो, अगर आप n के बदले 0 रिप्लेस करते हो, इन दैट केस फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है? फंक्शन मतलब log z का वैल्यू ln r प्लस आई थीटा, log r प्लस आयोटा थीटा, और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ द फंक्शन। तो n इक्वल टू 0 के लिए आएगा log r प्लस आयोटा थीटा, जो इस फंक्शन का प्रिंसिपल ब्रांच है। अगर आपको ध्यान है, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्लास में भी हमने लॉगरिदमिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, कॉम्प्लेक्स लॉगरिदमिक फंक्शन। वहां पर भी कॉम्प्लेक्स लॉगरिदमिक फंक्शन का सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच ही लिया गया था। अगर आप नोट्स चेक करते हैं उसमें देखेंगे कॉम्प्लेक्स लॉगरिदमिक फंक्शन का यही लिखा गया था। log z को आप ये लिख सकते हो log r प्लस आयोटा थीटा। ये आई थिंक सेकंड क्लास में डिस्कस किया था। ये log z को हम ये लिख सकते हैं, और थीटा को क्या बोला गया था? r क्या था? याद है आपको? r क्या होता है? मॉड z। r होता है z का मॉडुलस, और थीटा क्या था? आर्गुमेंट। कौन सा आर्गुमेंट था? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट। पहले जो हमने डिस्कस किया था वहां पे हमने यही फॉर्मूला यूज किया था, r के बदले मॉडुलस ऑफ z था और थीटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट था। इसीलिए यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ब्रांच बोला गया है। यहाँ पे हम बाकी ब्रांचेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट पहले जो हमने डिस्कस किया था वो सिर्फ प्रिंसिपल ब्रांच के बारे में डिस्कस किया था। तो n इक्वल टू 0 के लिए f ऑफ z इज दिस, जो इस फंक्शन का प्रिंसिपल ब्रांच है। ना अगर आप बाकी पॉइंट की बात करो, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, अब मुझे कैलकुलेट करके ये बताइए
n के किस वैल्यू के बाद फंक्शन खुद को रिपीट करेगा, तो फंक्शन का वैल्यू रिपीट होगा। 2n pi. इनफाइनाइट के मैं बोल रहा हूं जैसे मैं पिछले एग्जांपल में क्या देखा था, हमने देखिए पिछले एग्जांपल में हमने देखा था 0 1 2 के बाद यही वैल्यूज रिपीट करना शुरू हो जाएंगी। 0 1 2 के लिए जो वैल्यू आया है इसके बाद भी सेम वैल्यू रिपीट होगा, मतलब 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए यही वैल्यूज जो है वो रिपीट करेंगी। तो वही मेरा क्वेश्चन है जो कहां तक कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यूज रिपीट करना स्टार्ट करेंगे, n के किस Infinite. value? n-1 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट Right. तक। ये कभी रिपीट ही नहीं करेगा, आप चेक करके देखो। अगर आप n का वैल्यू 2 लेते हैं तो आएगा log r प्लस आयोटा थीटा प्लस 4 पाई। ये सेम वैल्यू थोड़ी ना है, यहां पे क्या था आयोटा थीटा, यहां पे क्या है आयोटा थीटा प्लस 2 पाई, यहां पे क्या है आयोटा थीटा प्लस 4 पाई। हर बार तो अलग अलग वैल्यू आ रहा है ना, ऐसा आप कैलकुलेट करते जाएंगे सारे वैल्यूज ही देखिए अलग अलग आएंगे, ये कभी भी रिपीट नहीं करेगा, ऑल वैल्यूज विल बी डिफरेंट। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे थीटा प्लस 2 पाई है, यहाँ पे थीटा प्लस 4 पाई है। तो इस फंक्शन के कितने ब्रांचेस होंगे? इनफाइनाइट। Infinite. So the function log z will have infinite number of different values corresponding to a single value of z. That means the function has infinite number of branches. z के एक वैल्यू के corresponding फंक्शन के infinite number of values possible है, इसके कितने ब्रांचेस है? Infinite. ये कभी भी रिपीट नहीं करेगा। आप n का वैल्यू रिप्लेस 2 3 4 5 कुछ भी रिप्लेस करो, हर बार वैल्यू अलग अलग आएगा। तो log z के एक से ज्यादा वैल्यूज पॉसिबल हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है? मल्टी वैल्यूड। एक z के कॉरिस्पॉन्डिंग log z के बहुत सारे वैल्यूज पॉसिबल हैं, इसलिए ये मल्टी वैल्यूड है। कितने वैल्यूज पॉसिबल है? इनफाइनाइट नंबर। तो log z हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो ये सेकंड टाइप ऑफ मल्टी वैल्यूड फंक्शन है जो नॉन अलजेब्राइक नेचर का है। हाँ बताइए सर, इधर अगर मैं पहले ही n में अगर 0 1 2 अगर मैं पुट कर देता हूँ तभी तो सर एक ही इसमें जाता है। बिल्कुल नहीं, इसको पहले सिंप्लीफाई करके फिर पुट करना पड़ेगा। अगर सपोज आपने पहले पुट कर दिया तो आपने फंक्शन में पुट किया या z के अंदर पुट किया? सपोज आपने इसी स्टेप में n का वैल्यू रिप्लेस कर दिया तो वो तो z में रिप्लेसमेंट हुआ ना। अब बोलो ना यहाँ पे n रिप्लेस करेंगे ना। हाँ सर, हाँ सर। तो यहाँ पे अगर आपने रिप्लेस किया, ये किसके अंदर रिप्लेसमेंट हुआ? z के अंदर या fz के अंदर? ये सिर्फ इस पार्ट की अगर हम बात करें, जेड के अंदर। उसमें तो लॉग का इफेक्ट अभी आया ही नहीं ना। तो लॉग का इफेक्ट पहले आएगा, फिर n का वैल्यू रिप्लेस करेंगे। लॉग का इफेक्ट क्या है? जैसे हमने log a प्लस log b लिखा, फिर यहाँ पे log का प्रॉपर्टी यूज किया, तो पहले log अप्लाई करना है, फिर n के बदले 0 1 2 3 रिप्लेस करना है। सर ये पीछे वाले एग्जांपल में जो ये रिपीट नहीं हो रहा है, पिछले वाले एग्जांपल में रिपीट हो रहा है सर। एक पीछे से z की पावर 5/3 यहाँ पे लिया है। हाँ, तो 0 1 2 के बाद 3 कैलकुलेट कीजिए ना। 3 के लिए कितना आ रहा है? n इक्वल टू 0 के लिए जो वैल्यू आएगा, n इक्वल टू 3 के लिए भी सेम वैल्यू आएगा। n इक्वल टू 3 अगर आप रिप्लेस करते हो यहाँ पर, तो 3 3 कैंसिल करेगा ना। हाँ सर। e टू द पावर आउट 10 पाई कितना होता है बताइए? n के बदले आपने 3 रिप्लेस किया, 3 3 कैंसिल हो गया, 1 हो गया सर। तो n इक्वल टू 3 के लिए ये पार्ट कितना बन जाएगा? 1। तो यही पार्ट तो जीरो के बचेगा। लिए भी तो वही होगा। तो 0 के लिए तो वही आया था। तो ओके n सर। इक्वल टू 0 के लिए जो है 3 के लिए भी सेम आएगा। n इक्वल टू 1 के लिए जो आया है, n इक्वल टू 4 के लिए भी वही आएगा। पर इस केस में कोई रिपीटेशन नहीं है। n का कुछ भी वैल्यू रिप्लेस कर लो, हर बार अलग अलग वैल्यू आएगा, बिकॉज फंक्शन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ ब्रांचेस। समझ में एवरीवन? जी सर। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो ये हमने दो टाइप के मल्टीवैल्यूड फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट,
मल्टी वैल्यूड फंक्शन का जो सिंगुलर पॉइंट होता है वो कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट, ब्रांच पॉइंट्स ऑफ मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मल्टी वैल्यूड फंक्शन के ब्रांच पॉइंट्स का मतलब क्या है और उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। इन सिंपल टर्म्स, ब्रांच पॉइंट का मतलब होता है सिंगुलर पॉइंट ऑफ द मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ब्रांच पॉइंट का सिंपल मतलब है सिंगुलर पॉइंट फॉर मल्टी वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, सिंगल वैल्यूड के लिए जो सिंगुलर पॉइंट ही मेंशन कर रहे थे, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, रिमूवेबल, तो जो एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, रिमूवेबल था वो किसके लिए था? सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए। मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए जो सिंगुलर पॉइंट्स होता है उनको ब्रांच पॉइंट बोला जाता है। ये ब्रांच पॉइंट पे ब्रांच क्यों यूज किया गया? सिंगुलर पॉइंट ही बोल देते, उसमें हम आ रहे हैं जिसमें ब्रांच जो वर्ड है वो क्यों यूज किया गया है। तो z इक्वल टू z0 अगर मल्टी वैल्यूड फंक्शन का ब्रांच पॉइंट है तो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है? देखिए, सिंगुलर पॉइंट होने का मतलब ही क्या है? फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। सिंगुलर पॉइंट होने का मतलब ही है फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो फंक्शन विल नॉट बी एनालिटिक एट z इक्वल टू z0। फंक्शन z इक्वल टू z0 पे एनालिटिक नहीं है। यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे एनालिटिक ना होने का मतलब है सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए एनालिटिक है या नहीं है चेक कैसे कर रहे थे, याद है? सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, डिनोमिनेटर को सिंगल 0 पुट कर। बिल्कुल, मतलब फंक्शन कहां पे नॉट डिफाइंड है, फंक्शन जहां पे नॉट डिफाइंड है वहां पे एनालिटिक भी नहीं होगा। तो सिंगल वैल्यूड के लिए हम चेक कर रहे थे फंक्शन कहां पे नॉट डिफाइंड है। फंक्शन कब नॉट डिफाइंड होगा? जब डिनोमिनेटर 0 होगा। इस केस में ना चेक करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट भी है। नॉट एनालिटिक का मतलब है आइदर फंक्शन f of z or its derivatives will not be defined at z0, और both, दोनों भी हो सकते हैं, और both are not defined at z equal to z0। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए सिर्फ क्या चेक करते थे हम? फंक्शन कहां पे डिफाइंड है, फंक्शन कहां पे डिफाइंड नहीं है। मल्टी वैल्यूड फंक्शन के लिए फंक्शन भी चेक करेंगे और फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो भी चेक करना जरूरी है। फंक्शन या फंक्शन का डेरिवेटिव, इनमें से कोई एक भी अगर नॉट डिफाइंड हो जाता है तो उसको हम सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे, मतलब फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए सिर्फ फंक्शन देख के पता चल जाता है। मल्टी वैल्यूड में हो सकता है आपको फंक्शन देख के पता ना चले, उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़े। तो आइदर फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा और डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड होगा, या दोनों नॉट डिफाइंड होंगे। हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मल्टी वैल्यूड में फंक्शन भी चेक करना जरूरी है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी चेक करना जरूरी होता है। एंड दूसरा प्रॉपर्टी क्या बताया गया, जिससे हम ब्रांच वर्ड क्यों यूज करते हैं? वैल्यूज ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द फंक्शन विल बी सेम एट z इक्वल टू z0। फंक्शन के जो डिफरेंट ब्रांचेस है ना, डिफरेंट ब्रांचेस मतलब प्रिंसिपल ब्रांच, सेकेंडरी ब्रांच, जो फंक्शन के डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनका वैल्यू z इक्वल टू z0 पे इक्वल आएगा। फंक्शन के जो ब्रांचेस हैं उनका वैल्यू z इक्वल टू z0 पे सेम आएगा। इस सेंस में यहाँ पे ये ब्रांच वर्ड यूज किया गया है, अदरवाइज सिर्फ सिंगुलर पॉइंट से काम चला लेते। ब्रांच पॉइंट पे क्या होता है, फंक्शन के जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनका वैल्यू इक्वल हो जाता है, प्रिंसिपल सेकेंडरी सबका वैल्यू इक्वल हो जाता है। तो ब्रांच पॉइंट के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, ब्रांच पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। चेक कैसे करते हैं? आइदर फंक्शन और इट्स डेरिवेटिव
और बोथ आर नॉट डिफाइंड एट z इक्वल टू z0। फंक्शन या उसका डेरिवेटिव या दोनों z0 पे डिफाइंड नहीं होंगे, मतलब फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, ब्रांच पॉइंट पे फंक्शन के जितने भी ब्रांचेस हैं उन सब का वैल्यू इक्वल होता है। एक दो एग्जांपल डिस्कस करते हैं तो क्लियर ज्यादा होगा। देखिए आगे प्रोसीड कर रहा हूं। जो हमने अभी तक कुछ मल्टीवैल्यूड फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था उन्हीं का एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था z टू द पावर 1/3। देखिए यहां से फंक्शन से पता करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करो f डैश z, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यह आएगा 1/3 और नीचे z टू द पावर 2/3। यह आएगा सिंपल जो नॉर्मल डेरिवेटिव है। अब बताइए डेरिवेटिव क्या सारे पॉइंट पे डिफाइंड है? नो सर। नहीं सर। इट इज नॉट डिफाइंड एट z इक्वल टू 0। तो z इक्वल टू 0 को हम क्या बोल सकते हैं? इस फंक्शन का ब्रांच पॉइंट। ब्रांच पॉइंट, बिकॉज फंक्शन का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो z इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो z इक्वल टू 0 ब्रांच पॉइंट है। तो दूसरा एग्जांपल था, क्या था दूसरा एग्जांपल? z टू द पावर 5/3। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन से पता करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव करते हो, यह आएगा 5/3 इंटू z टू द पावर 2/3। बता सकते हैं कहां पे नॉट डिफाइंड है? पॉसिबल है बताना? नहीं सर। ये तो सारा z टू द पावर 2/3 है, ये तो फाइनाइट वैल्यू के लिए डिफाइंड ही आएगा। अगर आप इसका और एक बार डेरिवेटिव करते हो तो डेरिवेटिव का मतलब सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं, मैंने nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा था पिछले स्लाइड में। तो 5/3 इंटू 2/3 इंटू 1/z टू द पावर 1/3। इस फंक्शन के लिए जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कहां पे डिफाइंड नहीं होगा? 0 अगेन 0 पे। इट इज नॉट डिफाइंड एट z इक्वल टू 0। तो इसमें z इक्वल टू 0 क्या होगा? ब्रांच पॉइंट। पहले एग्जांपल में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से पता चला, दूसरे एग्जांपल में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से पता चला। थर्ड एग्जांपल, थर्ड क्या लिया था हमने? log z। इसमें डेरिवेटिव करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब मुझे बताइए log z किस पॉइंट पे नॉट डिफाइंड है? 0 पे सर। 0 पे। तो दिस इज नॉट डिफाइंड एट z इक्वल टू 0। इससे फंक्शन ही पता चल जाएगा। अगर आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी सेम ही आएगा। तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट z इक्वल टू 0। अगर आप फंक्शन का डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करते हैं वो भी z इक्वल टू 0 पे डिफाइंड नहीं है। डेरिवेटिव आएगा 1/z। तो जो log z वाला फंक्शन है उसमें फंक्शन भी डिफाइंड नहीं है, उसका डेरिवेटिव भी डिफाइंड नहीं है। जैसा मैंने बोला था, क्या ऐसा हो सकता है फंक्शन और डेरिवेटिव, आइदर फंक्शन और डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड, या दोनों ही नॉट डिफाइंड है। जैसे पहले एग्जांपल में देखिए, पहले एग्जांपल में z इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइंड होगा या नहीं होगा? z इक्वल टू 0 डिफाइंड होगा सर। डिफाइंड होगा। दूसरे एग्जांपल में भी z इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइंड होगा, बट इनका डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है। बट जो तीसरा एग्जांपल है उसमें देखिए z इक्वल टू 0 पे फंक्शन भी डिफाइंड नहीं है, उसका डेरिवेटिव भी डिफाइंड नहीं, दोनों डिफाइंड नहीं है। तो log z के लिए भी z इक्वल टू 0 क्या होगा? ब्रांच पॉइंट। ये मल्टीवैल्यूड फंक्शन है, तो मल्टीवैल्यूड फंक्शन के लिए
z इक्वल टू 0 सिंगुलर पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रांच पॉइंट। समझ में एवरीवन? जी सर। यस सर। अब एग्जामिनेशन में आप लोग क्या करेंगे? देखिए एग्जामिनेशन में अगर इस टाइप के फंक्शन दिख जाए, अब देख के ही ब्रांच पॉइंट है या नहीं है बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वही डिस्कस करेंगे। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। टाइप 1 एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें फंक्शन इस फॉर्मेट में होते हैं, z माइनस जेड नॉट होल टू द पावर p, और यहाँ पे p क्या है? नॉन इंटीजर। तो स्मॉल p इज कैपिटल P अपॉन कैपिटल Q। बिकॉज P अगर इंटीजर होता है तो क्या ये सब कैलकुलेट करने का जरूरत पड़ता? P अगर इंटीजर है तो क्या होता? P इंटीजर है तो सिंगल वैल्यूड। सिंगल वैल्यूड है। हम या तो मल्टी वैल्यूड के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो जो पावर में स्मॉल p है वो एक नॉन इंटीजर क्वांटिटी है। इस टाइप का अगर टर्म रहता है फंक्शन के अंदर, डायरेक्ट बता दीजिए z इक्वल टू जेड नॉट एंड z इक्वल टू इंफिनिटी आर ब्रांच पॉइंट। अगर ऑप्शन में इंफिनिटी गिवन है तब हम इंफिनिटी की बात करेंगे, अदरवाइज सिर्फ जेड नॉट की बात करेंगे। तो इस फंक्शन के दो ब्रांच पॉइंट्स हैं, एक जेड नॉट और दूसरा इंफिनिटी। आपको लग सकता है इंफिनिटी ब्रांच पॉइंट कैसे हुआ? एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सपोज फंक्शन है z माइनस 2 होल टू द पावर 2/3। तो बताइए इसमें क्या डिफाइंड नहीं होगा? फंक्शन का डेरिवेटिव किस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होगा? सेकंड डेरिवेटिव नहीं होगा, z इक्वल टू 2 पे। फर्स्ट ऑर्डर ही तो डिफाइंड नहीं है। आई थिंक हाँ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर आएगा 2/3 इंटू 1 अपॉन z माइनस 2 होल टू द पावर 1/3। तो इस फंक्शन का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वही z इक्वल टू 2 पे डिफाइंड नहीं है। तो यहां से आप आसानी से बता सकते हैं कि z इक्वल टू 2 इसका एक ब्रांच पॉइंट होगा, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो z इक्वल टू 2 पे डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने बोला था ऊपर, ये फॉर्मेट चेक कीजिए, z माइनस जेड नॉट। यहाँ पे z माइनस जेड नॉट के बदले क्या है? z माइनस 2। तो z नॉट के बदले क्या है? 2। तो 2 एक ब्रांच पॉइंट है। इसके अलावा कौन सा ब्रांच पॉइंट होगा? इंफिनिटी ब्रांच पॉइंट होगा। अब बताइए इंफिनिटी ब्रांच पॉइंट है या नहीं है, उसके लिए हम कैसे पता करते हैं? याद है किसी को? z इक्वल टू 1/t। बिल्कुल z इक्वल टू 1/t, z के बदले 1/t रिप्लेस करेंगे। बिल्कुल, z के बदले 1/t रिप्लेस करके t इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे। तो देखिए ये आएगा 1 अपॉन t माइनस जेड नॉट होल टू द पावर p। यहां से आएगा 1/t टू द पावर p इंटू 1 माइनस t जेड नॉट होल टू द पावर p। ठीक है, तो यहां पे आप नोटिस कीजिए जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है? t टू द पावर माइनस p, और सेकंड पार्ट में है 1 माइनस t जेड नॉट। तो कोई बता सकता है यहां पे भी तो p नॉन इंटीजर ही है ना, इस पार्ट से कौन सा ब्रांच पॉइंट आएगा? t टू द पावर माइनस p से 0 t इक्वल टू 0। एंड इस पार्ट से कौन सा ब्रांच पॉइंट आएगा? t इक्वल टू
1 by t 1 by z नॉट। z। बेसिकली आपको पता है क्या करना है, इसको जीरो के साथ कंपेयर कीजिए। 1 माइनस टी जेड नॉट को जीरो के साथ कंपेयर कीजिए, टी आ जाएगा 1 बाई जेड नॉट। इस पार्ट से आएगा टी इक्वल टू 0, इस पार्ट से आएगा 1 बाई जेड नॉट। अब मुझे बताइए टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू 1 बाई जेड नॉट, यहाँ पे जेड नॉट कितना था, 2 था ना, 2 रिप्लेस कर देते हैं, तो 2 रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2t। तो दो ब्रांच पॉइंट्स हैं, एक t इक्वल टू 0 पे और दूसरा t इक्वल टू 1 बाई जेड नॉट मतलब 1 बाई 2 पे। तो अब बताइए t अगर 0 है तो z इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटी। और t अगर 1 बाई 2 है तो z कितना होगा, 2। तो ये दोनों ब्रांच पॉइंट नहीं होंगे, इन्फिनिटी और 2। यही चीज ऊपर लिखा गया है। तो इन्फिनिटी पे चेक करना है तो z के बदले 1 बाई टी रिप्लेस कीजिए, आपको पता चल जाएगा इन्फिनिटी ब्रांच पॉइंट है या नहीं है। एग्जाम में अगर इस टाइप का फंक्शन आ जाता है z माइनस जेड नॉट होल टू द पावर p, जहां पे p एक नॉन इंटीजर है, आंख बंद कर लीजिएगा, इसके दो ब्रांच पॉइंट्स है, एक जेड नॉट एक इन्फिनिटी। समझ में एवरीवन? सर तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट टाइप 2। बेसिकली टाइप 2 जो टाइप 1 है उसी का एक एक्सटेंडेड केस है, हम बोल सकते हैं। जो टाइप 2 है, देखिए इसमें बेसिकली टाइप 1 में जो फॉर्मेट्स है ना उसके ऐसे दो टर्म्स हैं, z माइनस जेड वन टू द पावर p एंड z माइनस जेड टू टू द पावर q। यहाँ पे p और q दोनों नॉन इंटीजर्स हैं, p एंड q आर बोथ नॉन इंटीजर्स। इस केस में कोई बता सकता है ब्रांच पॉइंट्स क्या क्या होंगे? z1 z2 और कुछ? इनफिनिट भी होगा सर। ओके इस केस में z1 z2 तो फिक्स्ड है, बट इन्फिनिटी होगा या नहीं होगा ये p और q पे डिपेंड करता है। इन्फिनिटी यहाँ पे ब्रांच पॉइंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो p और q के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? अब देखिए मैं एग्जांपल से डिस्कस कर रहा हूं। तो इसके दो ब्रांच पॉइंट तो होंगे z1 एंड z2। तो z इक्वल टू z1 एंड z इक्वल टू z2 आर branch points of the function. These are the branch points. Okay. Now, infinity होगा कि नहीं होगा ये p और q, स्मॉल p और स्मॉल q पे डिपेंड करता है। क्या क्राइटेरिया है? p प्लस q ये ऐड करने के बाद अगर ये इंटीजर आ जाता है देन इन्फिनिटी ब्रांच पॉइंट नहीं होगा। ऐसा क्यों बता रहे हैं अभी? देन z इक्वल टू इन्फिनिटी इज नॉट ए ब्रांच पॉइंट। दो ही ब्रांच पॉइंट होंगे z1 z2, वो तो फिक्स्ड है z1 z2। p प्लस q अगर इंटीजर है इनका सम तो इन्फिनिटी ब्रांच पॉइंट नहीं होगा। Whereas if p plus q is non-integer, in that case
z equal to infinity is a branch point. ठीक है, एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। देखिए Z1 और Z2 ब्रांच पॉइंट है, ये समझना आसान है। दिक्कत ये होगा इन्फिनिटी ब्रांच पॉइंट है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन में z के बदले 1/t रिप्लेस कर देते हैं। फंक्शन में अगर z के बदले आप 1/t रिप्लेस कर दो तो देखिए क्या आएगा, ये होगा 1/t टू द पावर p, ये फर्स्ट पार्ट से आएगा, इंटू 1 माइनस t z1 होल टू द पावर p, और सेकेंड पार्ट से आएगा 1/t टू द पावर q इंटू 1 माइनस t z2 होल टू द पावर q। तो यहां पे थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो 1/t टू द पावर p प्लस q, मतलब बेसिकली ये होगा t टू द पावर माइनस ऑफ p प्लस q into 1 minus t z1 whole to the power p into 1 minus t z2 whole to the power q। तो अब मुझे बताइए, यहां पे p और q तो नॉन इंटीजर है, जो p है ये भी नॉन इंटीजर है, जो q है ये भी नॉन इंटीजर है, तो ये तो मल्टी वैल्यूड होगा। यहां से क्या पॉइंट आएगा, t इक्वल टू 1/z 1/z1 और ये थर्ड पार्ट जो है ये से आएगा t इक्वल टू 1/z2। नाउ अगर ये मल्टी वैल्यूड हो तभी तो ब्रांच पॉइंट आएगा ना। ये जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट, ये मल्टी वैल्यूड है, ये कौन डिसाइड करेगा, p plus q। p प्लस q। ये जो p प्लस q है, p प्लस q अगर इंटीजर हो जाता है तो क्या मल्टी वैल्यूड होगा? नहीं सर, नहीं होगा ना। p प्लस q अगर इंटीजर है 2 3 4 कुछ बन गया तब तो ये मल्टी वैल्यूड नहीं है। p प्लस q जब नॉन इंटीजर होगा तब ये मल्टी वैल्यूड होगा। तो वही चीज लिखा गया, देखिए p प्लस q जब इंटीजर है तब ये सिंगल वैल्यूड है। अगर सिंगल वैल्यूड है तब हम तो ब्रांच पॉइंट की बात नहीं करेंगे, और p प्लस q अगर नॉन इंटीजर है तो ये मल्टी वैल्यूड होगा, तब हम ब्रांच पॉइंट की बात करेंगे। यहां पे बेसिकली t का वैल्यू क्या है इस पार्ट में, 0। हाँ सर, यहां से t इक्वल टू 0 आएगा। तो देखिए मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। t इक्वल टू 1/z1 एंड t इक्वल टू 1/z2, ये ब्रांच पॉइंट तो है ही, बस वो पार्ट तो मल्टी वैल्यूड है। t का वैल्यू अगर 1/z1 1/z2 है तो z क्या होगा, z1 z2। दीज आर द ब्रांच पॉइंट, ये फिक्स्ड है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी मतलब कोई दो पॉसिबिलिटीज नहीं है, ये फिक्स्ड है, ये ब्रांच पॉइंट्स है। तब नोटिस करो अगर p प्लस q इंटीजर हो जाता है इन दैट केस जो t टू द पावर माइनस ऑफ p प्लस q है ये सिंगल वैल्यूड होगा या मल्टी वैल्यूड होगा, सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यूड। अगर इंटीजर है तो ये सिंगल वैल्यूड है। सिंगल वैल्यूड के केस में हम क्या ब्रांच पॉइंट बोलेंगे इसको, नहीं सर, नहीं। तो इस केस में t इक्वल टू 0 इज नॉट ए ब्रांच पॉइंट, बिकॉज़ ये तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, इज नॉट ए ब्रांच पॉइंट।
और t इक्वल टू 0 ब्रांच पॉइंट नहीं है तो z इक्वल टू इन्फिनिटी भी ब्रांच पॉइंट नहीं होगा। इसका ऑपोजिट कंडीशन, अगर p प्लस क्यू नॉन इंटीजर हो जाता है, जो p प्लस क्यू है ये अगर नॉन इंटीजर हो जाए, इन दैट केस t टू द पावर माइनस ऑफ p प्लस क्यू ये सिंगल वैल्यूड होगा मल्टी वैल्यूड होगा? मल्टी वैल्यूड। तो उस केस में तो ब्रांच पॉइंट आएगा। ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन, और सिंस ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है तो इसके लिए t इक्वल टू 0 ब्रांच पॉइंट होगा, और t इक्वल टू 0 का मतलब ही z इक्वल टू इन्फिनिटी है। तो यही चीज पीछे लिखा गया था, p प्लस क्यू अगर इंटीजर है तो z इक्वल टू इन्फिनिटी ब्रांच पॉइंट नहीं होगा, एंड p प्लस क्यू अगर नॉन इंटीजर है तो z इक्वल टू इन्फिनिटी ब्रांच पॉइंट होगा। तो ये p और q पे डिपेंड करता है, z इक्वल टू इन्फिनिटी ब्रांच पॉइंट है या नहीं है। z1 और z2 ब्रांच पॉइंट है ही, वो फिक्स्ड है। ठीक है, z इक्वल टू z1 z2 फिक्स्ड है, दो ब्रांच पॉइंट्स। इन्फिनिटी होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है p प्लस क्यू पे। p प्लस क्यू अगर इंटीजर है तो इन्फिनिटी ब्रांच पॉइंट नहीं होगा, p प्लस क्यू अगर नॉन इंटीजर है तो z इक्वल टू इन्फिनिटी ब्रांच पॉइंट होगा। क्लियर पॉइंट एवरीवन? सर तो ऐसे ही जस्ट और एक टाइप है वो डिस्कस कर लेते हैं। लॉग वाले जो फंक्शंस होते हैं वो देख के भी आप ब्रांच पॉइंट बता सकते हैं। टाइप 3 लॉग z माइनस z नॉट, इस टाइप का अगर फंक्शन रहता है लॉग z माइनस z नॉट, ये फंक्शन अगर है तो इसके सिंगुलर पॉइंट्स क्या क्या होंगे? एनीवन? 0 z नॉट। इसके दो सिंगुलर पॉइंट्स होंगे, z नॉट एंड इन्फिनिटी। इन्फिनिटी सिंगुलर पॉइंट है, वो आप चेक कर सकते हैं जो टेक्निक बताया गया था। तो इसके भी दो सिंगुलर पॉइंट्स होंगे, एक z नॉट होगा और दूसरा इन्फिनिटी। ठीक है, ये भी आप चेक करके देख सकते हैं। इन्फिनिटी भी ब्रांच पॉइंट कैसे है, सेम मेथड है, दोनों आप यहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। z के बदले आप 1/t रिप्लेस करो, z के बदले 1/t होगा तो ये बन जाएगा log 1 माइनस t z नॉट अपॉन t। लॉग का प्रॉपर्टी log a बाई b क्या होता है? log a माइनस log b। तो log a तो log 1 माइनस t z नॉट माइनस log t। ठीक है, तो यहां पे आप नोटिस करो ये जो पार्ट है इससे t का वैल्यू क्या आएगा? 1/z नॉट। और इस वाले पार्ट से t का वैल्यू कितना आएगा? 0। तो t अगर 1/z नॉट है तो z का वैल्यू होगा z नॉट, और t अगर 0 है तो z का वैल्यू होगा इन्फिनिटी। तो इस फंक्शन के, इस टाइप के फंक्शन के दो सिंगुलर पॉइंट्स होंगे, z नॉट एंड इन्फिनिटी। समझ में आया दो ब्रांच पॉइंट कैसे आ रहे हैं? हाँ सर। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम ये ब्रांच पॉइंट जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया वो डिस्कस करेंगे और आप लोग के जो डाउट्स हैं वो भी डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है सर। हाँ बताइए सर नेगेटिव नॉन इंटीजर के लिए भी फंक्शन मल्टीवैल्यूड ही होगा ना सर? नेगेटिव नॉन इंटीजर के लिए फंक्शन मल्टीवैल्यूड ही होगा ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें जस्ट मैंने नॉन इंटीजर लिखा था ना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। हाँ सर, थैंक यू सर। सर सेकंड क्लास की सारी स्लाइड शो कर दो। सर एक आपने क्वेश्चन कराया था fz इक्वल्स टू z टू द पावर 5/3। सर बस एक ना पूछना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट उसके लिए सर 5 θ/3 होगा ना? अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसकी बात कर रहे हैं आप, जेड की सर या इसी एफजेड क्वेश्चन, की? सर इस क्वेश्चन में हाँ सर 5 θ/3। नो नो नो, मैं आप चीज थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हो। आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे जो हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात कर रहे थे, जस्ट 1 सेकंड, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड का आर्गुमेंट है या जेड टू द पावर 5 का? सर जेड का आर्गुमेंट है ना, तो जेड का आर्गुमेंट तो यही होगा ना, ये सर हमेशा यही रहेगा। बिल्कुल। वो θ/3 कब आता है, जब आप पावर कंसीडर करेंगे। ओके हम तो यहाँ पे जेड का आर्गुमेंट ले रहे हैं ना, जेड टू द पावर 5 का थोड़ी ना ले रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर इसी स्लाइड में 0 के लिए इक्वल टू लिए और 2π के लिए बिकॉज 2π जो है वो नेक्स्ट ब्रांच में काउंट होगा, 0 और 2π तो सेम पॉइंट ही है ना। यस सर इसीलिए दो जगह पे इक्वल साइन नहीं लिया जाता। ये फर्स्ट स्लाइड है सेकंड क्लास का। सर आपने फर्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था 1/z³ - 1। सर उसके लिए आपने 2 मेथड बताए थे कि मतलब अगर हम अपर हाफ में ही कंसीडर करते हैं कॉन्टूर, तो सर z इक्वल्स टू ओमेगा पे मतलब हम थर्ड मेथड अप्लाई करेंगे ना रेसिड्यू निकालने के लिए, p of z डिवाइड बाय q डैश ऑफ z। बिल्कुल सर उसमें 1/3 z² आ रहा है, तो z इक्वल्स टू ओमेगा पे 1/3 ओमेगा स्क्वायर नहीं हो जाएगा रेसिड्यू? तो ऊपर जो 1 है, 1 के बदले आप ओमेगा क्यूब लिख सकते हो ना। अच्छा ठीक है सर, तो इतनी देर से सोच रही है, समझ नहीं आया। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ बताइए सर, कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया क्या? ना, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा बचा हुआ है और डाउट डिस्कशन होगा। ठीक है सर, ठीक है। सर सबसे लेंथी टॉपिक यही था कॉम्प्लेक्स वाला क्या? बिल्कुल सर एक बार लास्ट सेकंड स्लाइड दिखा दी, रह गया था वो नेटवर्क। जस्ट 1 सेकंड, 1 बाय 1 मैं शो कर देता हूँ। सर बताइए। एक सर थोड़ा डाउट है टॉपिक से हटके, मैं सर थोड़ा बाद में पूछ लूंगा। क्या डाउट बताइए। मैथ सर, जब हम मैथमेटिक्स में हम सर जब लाप्लास इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जिसमें सर 2 आते हैं। हाँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ 2 आते हैं सर उसमें। सर हम हमारा जो मतलब हम जो सॉल्यूशन होता है उसको सर हम लोग जैसे x और y 2 का फंक्शन है, तो उसको जैसे हमारा fxy है तो उसको एक मतलब 2 मल्टीपल अलग अलग मतलब x और y के 2 अलग अलग फंक्शंस के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख लेते हैं इन जनरल। जैसे किस तरह हम जैसे वेव फंक्शन में करते हैं, तो सर ये मतलब मैथमेटिकली हम करते हैं या सॉल्यूशन को हम इस तरीके से एज्यूम करते हैं कि मतलब वो 2 फंक्शंस के मल्टीपल में कन्वर्ट होके फिर बाद में बात ये है ना, जैसे वो जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक है, अगर आप सेपरेबल फॉर्म में नहीं लेते हैं तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मतलब ऐसा कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें आप ऐसा सपोज ऐसा फंक्शन जिसमें आप x y को अलग अलग नहीं लिख पा रहे हैं, ऐसा कोई सॉल्यूशन उस पार्शियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता ही नहीं है। मतलब थ्योरेटिकली करके देखा गया है। हाँ सर, और सर ये ग्रिफिथ की बुक में लिखा था
छोटा सा स्टेटमेंट मैं बताता हूँ सर। जैसे उसने बोला था कि अगर हमारा कोई इक्वेशन है उसका x प्लस वाई माइनस 5 इस टाइप का कोई हमारा अगर सॉल्यूशन उसका एग्जिस्ट कर भी रहा है, तो उन्होंने बोला था कि अगर हम उसको दो वे मल्टीपल में ले लेते हैं तो हमारा मतलब सॉल्यूशन तो आ जाएगा, बट वो हमारा अल्टीमेटली एट द एंड इन जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम उसके कांस्टेंट वगैरह सब निकाल देते हैं तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर कोई अगर सॉल्यूशन ऐसा है भी कि जिसको अगर हम नहीं देख कर सकते, फिर भी हम फोर्स करके अगर मान लें एक्स और वाई की दो अलग अलग फंक्शन के मल्टीपल के फॉर्म में, तो एट द एंड वो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है सर। बिल्कुल तो ये सर थोड़ा समझ में नहीं आता कि जनरल फॉर्म में सर क्या। जनरल फॉर्म में मतलब यह है जैसे अगर आप वो जैसे सेपरेबल फॉर्म में अगर हम नहीं भी लिख पाते हैं, ठीक है, वो फाइनली जाके ना वो सॉल्यूशन जो है वो सेपरेबल फॉर्म में आप उसको चेंज कर सकते हैं कुछ वेरिएबल चेंज करके। यस यस ठीक है, तो जनरल फॉर्म में होने का मतलब अल्टीमेटली घूम फिर के वो सेपरेबल फॉर्म में आएगा, वो आप सब्स्टिट्यूशन यूज कर लो। यस यस थियोरेटिकली, बट सब जो पहले आपने बताया वो सर वो इसीलिए मतलब वो थोड़ा सा समझ में आ गया अब, क्योंकि पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है। थैंक यू। वो जनरली वो सॉल्व मतलब जनरली वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है वैसे सॉल्यूशन मोस्ट ऑफ द केसेस। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।